और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रदीप वर्मा को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि सूत्रों की माने तो सरफराज अहमद का नाम भी तय माना गया है। दूसरी ओर जेएमएम और कांग्रेस ने प्रदीप वर्मा को उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। रिपोर्ट देखिए। झारखंड में राज्यसभा का रण, बीजेपी ने प्रदीप वर्मा पर खेला दांव। आईएनडीआई ने अब तक नहीं खोले पत्ते। कौन होगा आईएनडीआई का उम्मीदवार? 21 मार्च को झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना है। इसे लेकर बीजेपी ने प्रदीप वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। प्रदीप वर्मा ने इसे लेकर केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया है। मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय अमित जी का और सभी हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, आदरणीय बाबूलाल मरांडी हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का और सभी राज्य के नेतृत्व का, जिन्होंने एक मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को राज्यसभा जैसे महत्वपूर्ण स्थान का सदस्य बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। हम लोग जब कार्यकर्ता के रूप में काम करना प्रारंभ किए तो कभी नहीं सोचा था कि ये भी दिन कभी आएगा जब भारतीय जनता पार्टी का हम उम्मीदवार बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को ये दायित्व दे करके जिम्मेवारी और बढ़ा दी है। हमारे साथ हम लोग मिलकर काम किए हैं। अच्छे संगठनकर्ता हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। उनके बारे में आ रही है कि राज्यसभा के वो मनोनीत सदस्य होंगे, तो हम सब लोगों के लिए बड़ी खुशी का और हर्ष का विषय है ये। राज्यसभा चुनाव के लिए 11 मार्च तक नामांकन दाखिल किया जाना है। ऐसे में बीजेपी उम्मीदवार का ऐलान हो चुका है, लेकिन अब तक इंडी गठबंधन का उम्मीदवार कौन होगा, इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ। हालांकि सूत्रों के माने तो सरफराज अहमद का नाम तय है। गांधी के विधायक रह चुके सरफराज अहमद जेएमएम से उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन उम्मीदवार के नाम पर अंतिम मुहर लगाने के लिए रविवार को सीएम आवास में गठबंधन दलों की बैठक बुलाई गई है। वहीं जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी पर राज्यसभा चुनाव के लिए बाहरी को उम्मीदवार बनाने का आरोप लगाया। जिस पहचान के साथ आगे बढ़ रही है वो भारतीय जनता पार्टी की अपनी शैली है, क्योंकि उनके लिए अब जनजाति होना ही एक बड़ा अभिशाप है, तो इसलिए उनके नाम का घोषणा हो गया। लेकिन हमारा तो जन जन का, झारखंडी जनों का चेहरा होगा, इसलिए घोषणा की क्या जरूरत। वो तो हम लोग 11 तारीख को ही जाएंगे और झारखंडी को दिल्ली भेज देंगे। आपका भी कैंडिडेट क्या जनजातीय होगा? झारखंडी होगा ना, हमने कहा। एक आदिवासी को टिकट न दे करके भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य में एक बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का आदिवासियों के प्रति प्रेम, मूलवासियों के प्रति प्रेम, झारखंडियों के प्रति प्रेम राज्यसभा के चुनाव में झलक गया। 21 मार्च को झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव। कांग्रेस के धीरज साहू और बीजेपी के समीर उरांव का कार्यकाल हो रहा पूरा। एक सीट पर एनडीए तो दूसरी सीट पर महागठबंधन की जीत पक्की। एक सीट पर जीत के लिए चाहिए 27 विधायकों के वोट। बाबूलाल को मिलाकर बीजेपी के 26 विधायक, आजसू के 3 विधायक, एनडीए फोल्डर में विधायक कमलेश सिंह और अमित यादव, जेएमएम के विधायकों की संख्या 29। जीत के लिए नहीं चाहिए किसी की मदद। प्रदीप वर्मा समेत कांग्रेस के विधायकों की कुल संख्या 17। जेएमएम की मदद के बिना कांग्रेस नहीं जीत सकती चुनाव। आजसू की मदद से प्रदीप यादव का राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है। अगर इंडी गठबंधन की ओर से भी सिर्फ एक उम्मीदवार दिया जाता है तो चुनाव की नौबत नहीं आएगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और 2024 का साल बेहद खास राजनीति के परिप्रेक्ष्य में हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ रांची से संवाददाता राकेश जुड़े हुए हैं। राकेश का रुख कर लेते हैं। राकेश, देखिए 2024 में राज्यसभा की भी 2 सीटों के लिए चुनाव होना है। लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, और राज्यसभा को लेकर जो 2 सीटें खाली हुई, एक बीजेपी के खाते से, कांग्रेस के खाते से। बीजेपी ने प्रदीप वर्मा का नाम की घोषणा आज कर दी, लेकिन कांग्रेस का पत्ता अब भी नहीं खुला है।
देखिए सुष्मिता, बड़ी बात कही जा सकती है कि जिस तरीके से एक बात असमंजस के दौर से चल रहा था कि आखिर कौन होगा बीजेपी का प्रत्याशी, तो प्रदीप वर्मा का नाम सामने आया है और अब जाकर कहा जा सकता है कि यूपीए की तरफ से, गठबंधन की तरफ से कौन प्रत्याशी होगा, इस पर चर्चा तेज है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप के भी दौर चल रहे हैं और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि बयानबाजी भी तेज है और स्थानीय और बाहरी की भी बात सामने आने लगी है। तो इन सारी चीजों के बीच से अब जाकर एक बात सामने आती नजर आ रही है कि राजनीति में जिस तरीके से बयान होती है वो तो होते रहेंगे, लेकिन अब जाकर राज्यसभा के चुनाव को लेकर बातचीत है तो दोनों के खाते में एक एक सीट दिखाई पड़ रही है। लेकिन अगर तीसरा कोई प्रत्याशी आता है तब किस तरीके से सारी चीजें चलेंगी, इस पर भी विचार हो सकता है और इसकी भी चर्चा कहीं न कहीं राजनीतिक हलकों में दिखाई पड़ रही है। लेकिन फिलहाल की बातचीत की जाए तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि राज्य में जो हालात है, 2 सीटों के खाली होने पे 1 सीट यूपीए के पास और 1 सीट एनडीए के पास साफ होता नजर आ रहा है। अगर किसी विशेष परिस्थिति के रूप लेती है सामने तब जाकर चर्चा की जा सकेगी, लेकिन फिलहाल इंतजार करना चाहिए कि नॉमिनेशन के दिन कौन कौन से लोग अपना नामांकन भर पाते हैं और किस तरीके से राजनीतिक गतिविधियां तेजी से बदलती है। जी बिल्कुल राकेश, लेकिन देखिए सवाल भी तो यही है ना कि क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक है, क्योंकि पेश कहीं ना कहीं तो फंसा हुआ नजर आ रहा है। इस वजह से शायद हम कह सकते हैं कि कल भी एक महत्वपूर्ण महागठबंधन की बैठक होने वाली है देर शाम से चंपाई सोरेन के आवास पर। देखिए, अपनी पार्टी की बैठक और गठबंधन की बैठक तो लगातार चलती रहती है, लेकिन इस बार की बातचीत की जाए तो चुनाव में प्रत्याशी को लेकर जो बैठक होनी है उसमें अब कई चीजें चल रही हैं, कई नामों पे विचार भी चल रहा है और खास करके जिस तरीके से आपने पहले जिक्र किया कि किस तरीके से यूपीए में अभी भी कहा जा सकता है कि तालमेल की कमी दिखाई पड़ रही है, तो उस तालमेल को किस तरीके से पाटा जाएगा, किस तरीके से बैठकर समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा, इन सारी चीजों पर कल की बैठक में चर्चा की जाएगी और हो सकता है कि देर शाम तक एक नाम सामने आ जाएगा। अगर किसी तरह की विशेष परिस्थिति आती है तब किस तरीके से दूसरे लोगों को वहां पे बेहतर करने की कोशिश की जाएगी या दूसरी जगह एडजस्ट करने की कोशिश की जाएगी, इस पर भी विचार किया जाएगा। तो इन सारी चीजों के बीच कहीं ना कहीं कल की बैठक एक मंथन के रूप में देखा जाएगा और शाम तक हो सकता है कुछ चीजें साफ हो जाएगी। जी बिल्कुल राकेश, लेकिन देखिए महज एक औपचारिकता बाकी है। सरफराज अहमद की अगर हम बात करें तो गांधी विधानसभा से उन्होंने इस्तीफा दिया था और उसके बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद INDI की ओर से उनका नाम जो है वो तय किया जाएगा। महज एक औपचारिकता बाकी है। राकेश, देखिए, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस समय गांडे विधायक सरफराज अहमद ने अपना सीट छोड़ा था उस समय उन्हें कुछ आश्वासन भी दिए गए थे और उस समय शायद इस बात की चर्चा हुई थी कि उनको राज्यसभा भेजा जा सकेगा। लेकिन फिलहाल की बातचीत की जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस खेमे से इस बारे में एक बात सामने आई है कि पहले कांग्रेस की तरफ से ये सीट था धीरज साहू का, तो अब कांग्रेस के ही प्रत्याशी को वहां से राज्यसभा भेजा जाए, इस बारे में सोचा जा रहा है और इसी को लेकर जद्दोजहद चल रहा है कि आखिर किस तरीके से प्रत्याशी के नाम की घोषणा की जा सकती है। तो अहम बात होगी कि कल की बैठक होनी है, बैठक में तय होगा कि आखिर किस तरीके से सारी चीजों को दुरुस्त किया जा सकेगा। अगर जेएमएम के खाते में ये सीट जाता है तो आने वाले समय में कांग्रेस के कोटे से क्या कुछ हो सकता है, इस पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि अभी भी कई चीजें ऐसी हैं राज्य की राजनीति में और केंद्रीय राजनीति में, उस पर भी आने वाले समय विचार करके कहीं ना कहीं सीटों का एडजस्टमेंट किया जा सकता है। तो फिलहाल थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन कई नामों पर मंथन चल रहा है और हो सकता है कि कल बैठक में इन सारे नामों पर एक बार चर्चा की जाने के बाद से तय किया जाएगा कि कौन होगा यूपीए का प्रत्याशी। जी बिल्कुल राकेश, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए। तो देखिए, प्रदीप वर्मा को बीजेपी ने तो राज्यसभा के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया है, लेकिन अब भी लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।